अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और आज हमारा एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो हमारी एक फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज के जो लेक्चर में हम बेसिकली थोड़ा सा जो है कोर्स आउटलाइन से हट के बात करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात की थी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और समझी थी। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे कि भाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ हैकिंग कितने टाइप की हो सकती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या होता है। ये एक लास्ट क्लास में जो है ना एक क्वेश्चन आया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस बता दें। ठीक है, तो उसके बाद CIA ट्राइड फेजेस ऑफ ब्लैक हैट हैकिंग। ठीक है, देखें हैकिंग जो होती है ना दो तरह की, अभी हम इस पूरे कोर्स में दो तरह की हैकिंग समझेंगे। ठीक है, एक वो हैकिंग होती है जो कि ब्लैक हैट हैकर करता है। ब्लैक हैट हैकर कौन होता है? जो कि चोर होता है या थीफ होता है। ठीक है, इसको हम बुरे मानों में देखते हैं। ठीक है, कि जिसकी इंटेंशंस हमेशा से गलत होती हैं, दैट इज द ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, फिर एक दूसरे टाइप की हैकिंग होती है जो कि यूजली वाइट हैट हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स कर रहे होते हैं, एथिकल हैकर्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उनका काम बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली उस हैकिंग को सिमुलेट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये चीज़ देखने के लिए कि यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ब्लैक हैट हैकर तो नहीं हैक कर सकता। इसलिए हम ऐसे वाइट हैट हैकर्स को हायर करते हैं जिनका सेम पोटेंशियल, सेम स्किल सेट होता है एज ऑफ ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, तो हम फेजेस पढ़ेंगे कि भाई एक ब्लैक हैट हैकर किन फेजेस को फॉलो करता है अपनी हैकिंग लाइफ साइकिल में। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि भाई जो वाइट हैट हैकर होता है वो किन फेजेस को फॉलो करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो डिस्क्लेमर, ठीक है, दोबारा से कुछ स्लाइड्स मैंने पिछले लेक्चर से इसलिए रखी हैं क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी सारे नए लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने जो हमारे पास जो लास्ट क्लास में नहीं थे उन्होंने प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देख ली होगी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर नहीं देखी तो डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए दोबारा से, क्योंकि इस कोर्स में जो है ना हम लोग बाकायदा मैंने एक खासी लैब बनानी है। ठीक है, उसमें 3 से 4 सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर होगा। ठीक है, और डिफरेंट DMZ इस तरह का एक नेटवर्क बनाऊंगा, 4 से 5 मशीन होगी, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हैक करेंगे। बेसिकली एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे हमारे ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में गए, किसी हॉस्पिटल में गए, किसी स्कूल में गए, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम या एक सर्वर नहीं होता, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी हो सकता है, राउटर्स हो सकते हैं, उनके उनके जो है ERP सिस्टम्स हो सकते हैं। तो हम बेसिकली इस पूरे सिस्टम को एक डमी लैब बनाएंगे, देन हम उसके उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्लेमर, ठीक है, इस कोर्स के बारे में कि भाई ये हम ये कोर्स करके एथिकल हैकिंग की बेसिक्स समझ सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, यही ये एक लास्ट स्लाइड हमने देखी थी कि भाई हमें एथिकल हैकर्स क्यों चाहिए। ठीक है, तो टू स्टॉप द बैड गाइज, ठीक है, वी नीड गुड गाइज। और गुड गाइज कौन होते हैं? यहाँ पे एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि भाई एथिकल हैकर्स का सेम स्किल सेट होता है एज ऑफ ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, तभी वो किसी ब्लैक हैट हैकर की अप्रोच को समझ सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैकिंग को सिमुलेट करते हैं, और उसके बाद वो गैप्स बताते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। फॉर एग्जांपल कि भाई एप्लीकेशन डेवलपर टीम है, उनको बता दिया कि भाई हमने जो है ना आपके फलाना ERP सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, इस स्ट्रेटेजी से काइंडली आप इसको पैच करें। और फिर जब वो पैच कर लेते हैं तो फिर दोबारा से उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक हो गया? तो फिर कोर्स आउटलाइन पे दोबारा से एक नज़र डाल देते हैं कि ठीक है, हमारा जो कोर्स आउटलाइन है ये बेसिकली कुछ मॉड्यूल्स पे बेस करता है। ठीक है, आप लोग की स्क्रीन के सामने एक दफ़ा आप लोग इसको पढ़ लें। पहला जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी जॉब में जाते हैं ना, ठीक है, तो इंटरव्यू में कोई आपको जो है ना ये नहीं कहता कि यार आ गए तुम, चलो ये लो लैब और ये रहा मेरा कंपनी का नेटवर्क, इसको हैक करके दिखाओ। ठीक है, वो आपसे पहले थ्योरेटिकल बातें करता है। ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है, आपकी लॉजिक्स को चेक करता है, वो देखेगा कि यार आपको हैकिंग के जो है फेजेस पता है कि नहीं पता। वो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के हवाले से देखेगा। क्योंकि देखें, आप पेन टेस्टिंग भले ही कर रहे हैं लेकिन कर तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में रहे होंगे जॉब। ठीक है, और किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके आपको बेसिक लवाजमात नहीं पता हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, अगला जो आपका मैनेजर होगा या हायरिंग पार्टी होगी वो बोलेगी यार ये मेरे पास एज अ पेन टेस्टर आ रहा है, उसको बेसिक सी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ठीक हो गया? तो ये फिर उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग हैकिंग वर्ल्ड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर सोशल इंजीनियरिंग, सिस्टम हैकिंग,
ठीक हो गया। फिर नेटवर्क स्निफिंग, स्पूफिंग, वायरलेस हैकिंग। अच्छा, ये जो कोर्स आउटलाइन है ना, ये थ्रू आउट द कोर्स ये ना इवॉल्व होगा, इसमें डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे हम, ठीक है। बेसिकली ये लाइव क्लासेस रखने का मकसद ही यही था कि दुनिया में काम किस तरीके से हो रहा है ना वो बताया जाए, रादर दैन कि भाई एक एथिकल हैकिंग की बुक में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उस अप्रोच को हम इतना फॉलो नहीं करेंगे जितना हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका कल किसी कंपनी में पहला दिन है एज अ एथिकल हैकर या एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, तो आपको एक एक चीज़ पता होगी कि यार मैंने फर्स्ट स्टेप से रिपोर्ट राइटिंग तक कैसे जाना है, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज़ें डिमांड करनी है अपनी पेन टेस्टिंग की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो इस अप्रोच पे बेसिकली हम काम करेंगे। ठीक हो गया कि प्रोफेशनल लेवल पे पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग किस तरीके से की जा सकती है रादर दैन के घर के पर्सनल पीसीज को हम हैक करें। तो अच्छा, अब हर क्लास में जो है ना मैं एक थॉट प्रोसेस पे बात करूंगा, ठीक है। एक नज़र मैं चैट पे डाल देता हूँ और अच्छा, चैट में जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, आप लोग भले ही लिख दें और एक साथ ही हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी आप लोगों के सवालात होंगे मैं वन बाय वन देखूंगा। जैसे कि अभी ब्रोही का सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग अपने सवालात प्राइवेट नहीं करें, एवरी वन पे रख के सेंड करें, ताकि उससे होगा ये कि भाई सबको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या था और उस पर मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो एक थॉट प्रोसेस पे बात करते हैं कि देखें, जब आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या दुनिया में रियल वर्ल्ड जो में पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको देखा होगा, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना उनको चोर की नेक्स्ट मूवमेंट का पहले से ही पता होता है, ठीक है। क्योंकि उनको वो अपने अपने आगे जो भी टेररिस्ट है या जो भी क्रिमिनल है उसके माइंड सेट को समझते हैं, क्रिमिनल की अप्रोच को समझते हैं, ठीक है। जब वो किसी क्रिमिनल को क्राइम करते हुए देख रहे होते हैं कि कोई क्रिमिनल है सीरीज ऑफ क्राइम करते हुए जा रहा है या सीरीज ऑफ चोरी करते हुए जा रहा है, जैसे इंडिया में मूवी आई थी धूम, ठीक है। तो तो देखें, मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि देखें, एक अच्छा जो पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है, जिसका काम होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना, तो वो होता क्या है कि वो क्रिमिनल्स के माइंड सेट को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्रिमिनल्स की अप्रोच को स्टडी करता है, ठीक है। मतलब चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह सोचना पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर आपको किसी हैकर को पकड़ना है या इफ यू वांट टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, आप उसमें जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं, जितने भी गैप्स हैं जहां से कोई हैक करके आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क के अंदर आ सकता है, आपके नेटवर्क में पेनिट्रेट कर सकता है, उसको आप बज़ाहिर अपने तौर पे निकाल सकें, तो उसके लिए आपको एक सेम ब्लैक हैट हैकर जैसी अप्रोच चाहिए होगी। पॉइंट क्लियर है? जब तक वो ब्लैक हैट हैकर जैसी अप्रोच नहीं आएगी, आप जितने टूल्स इस्तेमाल कर लें, आप जितनी साइंस लगा लें, आप एक अच्छे हैकर नहीं बन सकते, ठीक है। कुछ ना कुछ हैकिंग तो देखें कर ही लेंगे, लेकिन जो एक ब्लैक हैट हैकर की बात होती है ना कि यार आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई आके शार्प माइंडेड ब्लैक हैट हैकर कॉम्प्रोमाइज कर जाए आपके सिस्टम्स को, ठीक है, तो फॉर दैट यू नीड टू थिंक लाइक द सेम हैकर। ठीक हो गया। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। एक एक ये बिल्कुल अभी हमारी जो है ना थोड़ी सी बेसिक सा स्टफ ये हमारा चल रहा है कि भाई हैकिंग एंड हैकर पे जो हम बात करेंगे, भाई हैकर क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, ठीक है। तो इन कंप्यूटर साइंस देखें, हैकिंग को ना हम दुनिया में ये भी कहते हैं कि यार अगर हमने कोई जुगाड़ लगा ली ना तो हम अक्सर औकात उसको भी कह रहे होते हैं कि यार ये देखो ये हैक है, जिसको हम कहते हैं लाइफ हैक्स, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हैकिंग एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें आप किसी भी सिस्टम को या किसी भी डेटा को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको अनऑथराइज वे में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से, उस सिस्टम की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूंगा, एक बिल्डिंग है आपके सामने, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर जो है ना कोई एक्सपेंसिव सी कोई ज्वेलरी या डायमंड है, ठीक है। अब एक चोर है, उसको वो डायमंड निकालना है, एक्सेस
किसी भी तरीके से उस बिल्डिंग को एक्सेस करना है और उस बिल्डिंग के अंदर सारे सिक्योरिटी के कंट्रोल्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब बर्गलर अलार्म जिसको कहते हैं, चोर अलार्म भी है, सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, ठीक है। वॉच डॉग्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अंदर घुसेगा तो वो जो डॉग्स होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, भौंकना शुरू कर देंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, डिफरेंट तरह के डिफरेंट लेवल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है। आर्मी भी डिप्लॉयड है क्योंकि बिल्डिंग के अंदर बड़ा एक्सपेंसिव सा हीरा है, ठीक है। तो अब एक चोर की थिंकिंग क्या होगी कि यार बिल्डिंग की कोई ऐसी वीक पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल वीक पॉइंट क्या हो सकता है कि कोई ऐसी खिड़की जो कि कमजोर है, ठीक है। मैं उसको पीछे के रास्ते से जाके उस खिड़की को खोल के मैं उस बिल्डिंग में एंटर हो जाऊंगा, मैं वो जाके हीरा निकाल दूंगा बाय एनी मीन, ठीक है। तो इस तरह की जो एक अप्रोच होती है ना, हम सेम कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं। हम अपने सिस्टम्स को जिसमें हमारा क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल डेटा रखा हुआ है, ठीक है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो भी हैकर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है उस सिस्टम की वीकनेसेस को यूज करते हुए, ठीक है। जिस तरह मैंने बिल्डिंग में खिड़कियों की एग्जांपल दी ना कि कमजोर खिड़कियां थी, उसने उसको खोल के हैकर घुस गया बिल्डिंग में, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम्स में भी कुछ ऐसी वल्नरेबल सर्विसेज चल रही होती हैं जिसको हैकर्स एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। ठीक हो गया, बात क्लियर है मेरी यहां तक? मुझे चैट पे लिख के बता दें, या जिसका माइक्रोफोन जी क्लियर है बट डन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव क्लियर कर है रहा सर। हूँ, डन हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। अच्छा, सर अब एक हैकिंग की, ठीक है, एक ये मैंने एक नीचे एक ग्रीन कलर में जो डाला हुआ है कि हैकिंग की एक सिंपल सी मिसाल ये है कि वॉट एवर एन इंडिविजुअल इज नॉट सपोज टू डू, और वो उसको कर लेता है बाय एनी मीन, इसको हम हैकिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। आई एम नॉट सपोज्ड टू मेक एनी पोस्ट फ्रॉम योर फेसबुक अकाउंट, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा ट्रिक अप्लाई करता हूं अपने अकाउंट से कि जो मैं पोस्ट कर रहा हूं वो आपके अकाउंट से पोस्ट हो जाए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैकिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आपने वो काम कर दिखाया जो कि यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो कोई बड़ा ही लेवल का काम हो, इफ यू आर नॉट सपोज टू डू दैट इट मीन्स के, और आपने वो कर लिया तो इट मीन्स के आपने हैकिंग किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, पेन टेस्टिंग करने से पहले ना हमें इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि भाई कंप्यूटर क्रिमिनल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब हैकर्स जो कैटेगराइज होते हैं, ठीक है, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट, ठीक है, कि किस लेवल का हैकर है, उसको कितनी खतरनाक किस्म की हैकिंग आती है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल अभी बेसिक लेवल का है हैकिंग स्टार्ट, उसने बस सीखना शुरू करी है, छोटे मोटे टूल्स यूज करके कुछ ना कुछ कर लेता है, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल का हैकर है, मतलब ही कैन डू अ लॉट मोर बिग काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कि पूरे पूरे स्काडास हैक कर लें, पूरे पूरे नेटवर्क्स हैक कर ले, बैंक्स हैक कर ले, ठीक है। फिर इनकी मोटिव्स क्या है, इनके इंटेंशंस क्या है। कुछ हैकर जस्ट हैक करते हैं फॉर फन, उनको मजा आता है, ठीक है। लेकिन कुछ हैकर्स होते हैं उनको होता है कि भाई वी वांट टू हैक फॉर मनी, ठीक है, वो बैंकिंग सेक्टर्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। और कुछ हैकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के हैकर्स होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट अप्रोच करती है, ठीक है। तो अब एक इस हैकर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडी, ठीक है। स्क्रिप्ट किडी एक ऐसा हैकर होता है जिसको जो है ना, जो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए टूल्स यूज करता है, उसको खुद ये नहीं पता होता कि यार बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, ठीक है। वो सिर्फ जो है ना क्या, या तो वो यूट्यूब से कोई वीडियो निकालेगा, उसके स्टेप्स फॉलो करेगा 1 2 3 4 और इस तरीके से हैकिंग कर रहा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली वो हैकिंग कर रहा होगा लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि यार एक्चुअली पीछे लॉजिक्स क्या चल रही हैं, सिस्टम हैक किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये इज जस्ट अ स्क्रिप्ट किडी। फिर कुछ होते हैं एक एक टाइप होती है क्रैकर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये वो हैकर्स है जिनका वाकई अपना को ना एडवांस टाइप का स्किल सेट होता है, ठीक है। दे कैन डू बिग काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर हैक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि जो है ना सोशल कॉज के लिए या किसी मकसद के लिए या पॉलिटिकल मोटिव के लिए, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टी का कोई सपोर्टर है तो उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट को हैक कर दिया, ठीक है, और उस पर कोई डिफेसमेंट मैसेज डाल दिया कि भाई आपकी पॉलिटिकल पार्टी सही काम नहीं कर रही, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक्टिविस्ट होते हैं। फिर आ जाते हैं वाइट हैट हैकर्स। हम लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है कि हम वाइट हैट हैकर्स बनेंगे, ठीक है। हमारा मकसद होगा डिफेंसिव पर्पस के लिए अपनी हैकिंग को स्किल्स को यूटिलाइज करना, ठीक है। मतलब हम अपने अपनी हैकिंग स्किल्स को अपने डिफेंस को चेक करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, रादर देन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक हो गया, इसलिए हम एथिकल हैकर्स भी कहलाते हैं, ठीक है, कि मतलब हमें कोई वीकनेसेस कोई गैप्स नजर आएंगे तो हम एथिकली रिपोर्ट करेंगे और उसको फिक्स करवाएंगे। फिर ब्लैक हैट हैकर्स आ जाते हैं, ठीक है।
ब्लैक हैट हैकर्स वही जो कि ऑफेंसिव पर्पस के लिए और अनएथिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका मकसद बस यही होता है कि या तो किसी को नुकसान पहुंचा दो या तो किसी की वेबसाइट फालतू में जस्ट फॉर फन डिफेस कर दो, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं ना वो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। मतलब रात में वो ब्लैक हैट है, दिन में उसकी ऑफिस की जॉब है एंड ही इज अ वाइट हैट हैकर, ठीक है। दिन में वाइट हैट हैकर है, रात में वो जाके जो है ना जस्ट फॉर फन भी हैकिंग कर रहा है। देन हमारे पास एक और टाइप है सुसाइड हैकर्स, ठीक है। सुसाइड हैकर्स वो होते हैं कि ना जो हु आर नॉट अफ्रेड, कि भाई उनको पता होता है कि यार अगर हम कोई लॉ इन्फोर्समेंट की वेबसाइट है, ठीक है, आर्मी की वेबसाइट है, मेरे अपनी ही कंट्री की कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी उसकी वेबसाइट है, मैं उसको जाके डिफेस कर दूं अपने नाम के साथ और मुझे पता है कि यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिक्र नहीं करता, इसीलिए हम इसको कहते हैं सुसाइड हैकर, जो कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेजर ने डांट दिया उसे, वो गया, उसने जाके डेटा सेंटर में जाके सिस्टम को पासवर्ड क्रैक करा और जाके सारा डेटा उड़ा दिया, ठीक है। तो उसको पता है कि ये काम करके जो है ना उसकी शामत आनी है और बहुत उसके साथ जो है ना बुरा होना है, बट इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइड हैकर्स कहते हैं। अच्छा, अब हैकर्स की इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं और कई और डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। बट हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बस इन बेसिक सी टाइप्स के ऊपर बात की, हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, अभी जैसे बात हुई थी कि भाई वाइट हैट हैकर्स, ठीक है, जो कि अपनी स्किल्स को फॉर द डिफेंसिव पर्पस को यूटिलाइज करते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। मेरा ख्याल है सबको क्लियर है एथिकल हैकर्स और पेनिट्रेशन टेस्टर्स। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं कि भाई अब जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, देखें, ब्लैक हैट हैकर जो होता है ना उसका उसका कोई वो नहीं होता कि उसने कोई जो है ना कंप्लाइंस या कोई उसने रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी, ठीक है। उसकी कोई जो है ना एथिक्स नहीं है पेन टेस्टिंग की, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर्स की कोई एथिक्स नहीं होती, लेकिन जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं या जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं जो कि हम बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्कोप होता है कि भाई हमने हैकिंग को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ब्लैक बॉक्स करना है, वाइट बॉक्स करना है या ग्रे बॉक्स करना है। जब भी आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसमें होता ये कि आपको सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ठीक है। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि किसी एक नॉर्मल यूजर के पास भी हो सकती है, जैसे कि कंपनी का वेबसाइट क्या है, ठीक है, उनकी आईपी स्कीम पब्लिक क्या चल रही है, सिंपल बिल्कुल इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। और ये एक वो पिक्चर रिफ्लेक्ट करती है जो कि एक ब्लैक हैट हैकर आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो जीरो से स्टार्ट करता है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाता है कि उसको कंपनी की तमाम एसेट्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है वो, ठीक है। तो ये होती है ब्लैक बॉक्स जिसमें आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। कौन सी इंफॉर्मेशन, कंपनी का जो नेटवर्क है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी के पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, डेटाबेसेस कौन से, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, कितने सर्वर्स हैं, एबीसी एक्सवाईजी, ठीक है। नाउ व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स का बिल्कुल उलट है। इसमें क्या होता है कि ना हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, वो जाके सिस्टम ओनर से लेता है। इवन ये कि अगर उसको आईडी पासवर्ड भी चाहिए ना, वो जाके ले लेगा, बोलेगा भाई मुझे आईडी पासवर्ड दो, मैं व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग क्यों करते हैं, व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें सिस्टम के अंदर मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल जाए, ठीक है। हम इवन ये कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है वो सिस्टम को लॉगिन करके अंदर देख लेता है कि यार सिस्टम कब से पैच नहीं हुआ, ठीक है, कितने वल्नरेबल सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो कि एक ब्लैक बॉक्स की अप्रोच में नहीं मिलती। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स की मैं एग्जांपल कुछ ऐसे दूंगा कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी कि भाई एक बिल्डिंग है, उसके अंदर हीरा रखा हुआ है, आपने वो हीरा चुराना है, ठीक है। तो जो ब्लैक बॉक्स की जो पेन टेस्टिंग अप्रोच होगी ना, उसमें उस थीफ को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि यार कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ वॉच डॉग्स खड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, कहाँ का अलार्म लगे हुए हैं, ठीक है, उस वो खुद डिस्कवर करेगा, ठीक है, कि मैं कहाँ से बिल्डिंग में एंटर हो सकता हूँ। व्हाइट बॉक्स में क्या होगा कि अगर वो हैकर बोलेगा कि यार मुझे बिल्डिंग के अंदर एक मुझे जो है ना राउंड लगवाओ, ठीक है, मुझे उस एरिया तक खुद लेके जाओ जहाँ पे वो डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको लेके जाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग की ना एक वजह तो ये हुई कि हमें जो है ना ट्रू पिक्चर मिल जाती है, क्यों, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर तक जाके एक एक चीज़ देख लेते हैं कि सिस्टम में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ठीक है। इसका एक और मकसद भी होता है टाइम को सेव करना, ठीक है। देखें, ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है ना उसके ब्लैक बॉक्स में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप उस तरीके से हैकिंग कर रहे होते हैं जिस तरीके से एक ब्लैक हैट हैकर करता है,
ठीक है। ब्लैक हैट हैकर जो होता है ना, जो कि क्रिमिनल है, उसके पास टाइम ही टाइम है, वो 1 साल भी लगा सकता है आपकी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। उसको कोई टाइम का कोई मसला नहीं है, वो परसिस्टेंट है। लेकिन बीइंग अ वाइट हैट हैकर, आपकी ये कोशिश होती है कि यार हम एज सून एज पॉसिबल अपने सिस्टम को जल्द अज जल्द पैच कर लें। ठीक है, तो उसके लिए आप कहते हैं कि यार हमें जो है ना सिस्टम के अंदर लेके जाओ, हमें दिखाओ कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी पासवर्ड पॉलिसीज क्या हैं, आपके जो हैं एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कौन से डिप्लॉयड हैं, एबीसी एक्सवाईजी। अच्छा, अब ग्रे बॉक्स क्या होती है? ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग जो होती है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स का मिक्सचर होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसमें कुछ मिनिमम लेवल की इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन टेस्टर को दे दी जाती है। ठीक है, और ये अप्रोच जो है इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स अक्सर औकात ये वाली अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चंस की तरफ जो कि चैट बॉक्स में आ गए होंगे। ठीक है, कोई सवाल है किसी को? अच्छा, मैं ना आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना लेक्चर्स मोबाइल पे देखने के बजाय लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें, क्योंकि जब हम पेन टेस्टिंग कर रहे होंगे ना तो उसमें बड़ी एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, मोबाइल पे इतनी छोटी सी स्क्रीन आ रही होगी, कुछ समझ नहीं आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ समझ आ गया? अच्छा, ब्रोही पूछा कि यार हमें रैम कितनी चाहिए होती है पेन टेस्टिंग के लिए। तो यार मैंने जो है ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ मच रैम डू वी नीड या प्रोसेसर डू वी नीड फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो देखें आपके पास जितना अच्छा सिस्टम हो, अच्छी बात है, आप इजीली पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम्स नहीं अटकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल मशीन चला सकते हो। लेकिन एक मिनिमम भी जो है ना, अगर आपके पास 4 GB या 8 GB है, ठीक है, i5 या i7 है, तो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, जितना अच्छा सिस्टम होगा, जितनी अच्छी स्पेक्स होंगी, उतना अच्छा चलेगा। और जितनी लो स्पेक्स होंगी, उतना सिस्टम जो है आपकी परफॉर्मेंस लो देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके पास जो है ना, मैं ये कहूँगा कि 4 to 8 GB हो। ठीक है, रैम, और i5 हो या i7 हो। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इमरान ने सवाल किया है कि सर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ कितना ताल्लुक है इन 3 टाइप्स का? बिकॉज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में भी हम ये 3 टाइप की टेस्टिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये जो है ना, ये जो मैं अप्रोचेस बता रहा हूँ ना, ये वर्ल्ड वाइड बहुत सारी जगहों पे ये अप्लाई होती है। ठीक है, यार गैलेक्सी S6 एज, आई थिंक के आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि सबको आ रही है। ठीक है, तो आप अपने एंड पे चेक करो। बेहतर ये है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बजाय सिस्टम को यूटिलाइज करें, लैपटॉप पे उस पर देखें। ठीक है, अच्छा, अब मैं वापस आ जाता हूँ, ये जो SQA का सवाल किया है इमरान ने। ठीक है, देखें ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट थे जो कि हैकिंग के उसमें भी आ गए ना, कि जब हम ज़ीरो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग है। ठीक है, जब हम सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इवन सिस्टम के पासवर्ड्स तक दे देते हैं, ठीक है, तो वाइट बॉक्स है। अगर हम कहीं बीच का रास्ता अख्तियार करते हैं तो दैट इज़ अ ग्रे बॉक्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक जनरल अप्रोच है जो कि यहाँ पे भी अप्लाई हो गई है। ठीक हो गया, आगे किसी को कोई सवाल है? नो सर, नो। ठीक है, अच्छा, जो लोग इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि वीडियो लिंक नहीं मिलेगा, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब हम बात करते हैं कि भाई फेजेस ऑफ जो है ब्लैक हैट हैकिंग क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमने एक बात की थी ना कि अभी अभी हमने एक बात की थी कि भाई ब्लैक हैट हैकिंग जो होती है, ठीक है, जो भी ब्लैक हैट हैकर होता है वो एक अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, वो कुछ फेजेस के थ्रू आता है किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अब अगर हमें क्रिमिनल की अप्रोच को समझना है कि भाई वो ब्लैक हैट हैकर की अप्रोच क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो हमने उसके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि वो हैकिंग किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले जो किसी भी हैकिंग का जो ब्लैक हैट हैकर क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है एंड रिकॉनेसेंस करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनेसेंस में क्या होता है कि हैकर कोशिश करता है कि फॉर एग्जांपल उसने एबीसी कंपनी को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, वो चाहता है कि यार मैं एबीसी कंपनी को हैक कर लूँ, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो उसकी पब्लिक आईपीस क्या चल रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करेगा कि उनके
पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से चल रहे हैं, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनके पास एप्लीकेशंस क्या क्या चल रही हैं, ईआरपीस क्या चल रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। तो दिस दैट्स वाई हम इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। एक बात याद रखें, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आप जितनी एफर्ट करेंगे ना, शुरू के जो 2 फेजेस हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन, ठीक है, इसमें आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये बाद में जो आप एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस होता है उसमें ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो पहला फेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। फिर हैकर आ जाता है स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन पे। जब हैकर को पता चल जाता है ना कि यार इनकी फॉर एग्जांपल ये 10 आईपीज हैं, ठीक है, ये पब्लिक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल वो एक बैंक को टारगेट कर रहा है, उसको पता है कि यार ये इनकी इंटरनेट बैंकिंग है, ये मोबाइल बैंकिंग है, डिफरेंट सब डोमेन्स हैं। अब वो क्या करेगा कि अब वो उन सब डोमेन्स को, उन वेबसाइट्स को, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करेगा, डिफरेंट स्कैनर्स अप्लाई करेगा, उस पर स्कैनिंग रन करेगा और ये देखेगा कि यार इसमें क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, कितनी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि सबसे वीक है। ठीक है, देखें हैकर की एक अप्रोच हमेशा याद रखें, हैकर जो है ना हमेशा वीकेस्ट चेन इन द लिंक पे टारगेट करता है। ठीक है, जो सिस्टम आपका सबसे कमजोर होगा ना वहीं से घुसेगा। ठीक है, जो आपका सिस्टम, जो भी आपका सर्वर स्ट्रांग होगा उसको वो छेड़ेगा भी नहीं। ठीक है, उसको ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग के दौरान उसे पता चल जाएगा कि यार ये वाले सिस्टम्स इनके काफ़ी अच्छे, प्रॉपरली वेल सिक्योर्ड हैं। ठीक है, इन पे इन्होंने सिक्योरिटी का सेटअप काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ये बात हैकर को पता चल जाती है ड्यूरिंग स्कैनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और इनके जो ये वाले जो सिस्टम है ना, इन्होंने इसकी सिक्योरिटी पे कोई खासी मेहनत नहीं की हुई। तो हैकर क्या करेगा, जो वीकेस्ट आपके जो सिस्टम्स है ना उनको जाके हिट मारेगा, उनको कॉम्प्रोमाइज करके आपके नेटवर्क पे आएगा, फिर आपके नेटवर्क पे ही अंदर अंदर घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए सेकंड फेज क्या होता है, स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन का। ठीक है, उसमें वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, जब वल्नरेबिलिटीज पता चल गई ना कि भाई हैकर को पहले फेज में पता चल गया कि यार ये जो एबीसी बैंक है, ठीक है, इनकी इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है ib.abcbank.com। ठीक है, उसने उस वेबसाइट के ऊपर स्कैनर्स चलाएं। ठीक है, और उसको ये पता चल गया कि यार इसमें जो है ना ये फला फला लूप होल है, ठीक है, जिससे मैं इस वेबसाइट का रिमोट कंट्रोल ले सकता हूँ या इस सर्वर का रिमोट कंट्रोल ले सकता हूँ। तो अब वो क्या करेगा कि अब वो आएगा एक्सप्लॉयटेशन की तरफ। वो क्या करेगा, उस सर्वर के ऊपर एक्सेस गेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको दूसरे दूसरे स्टेप में पता चल गया स्कैनिंग के दौरान क्या सर्वर इस वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी होती है, ये हम अपने कमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे कि भाई ये क्या वल्नरेबिलिटी होती है। उसको ये पता चल गया कि यार इस पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन से कोशिश करेगा कि भाई एडमिन का पासवर्ड रिट्रीव कर ले बाय एनी मीन। ठीक है, एडमिन का पासवर्ड रिट्रीव करके वो आ जाएगा गेनिंग एक्सेस पे। गेनिंग एक्सेस का मतलब क्या है कि उसको उस सर्वर का एक्सेस मिल गया, वो सर्वर के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हो गया। ठीक है, मीन्स के हैकिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ भी है कि द वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर्ड इन फेज 2 आर नाउ एक्सप्लॉइटेड टू गेन एक्सेस। ठीक है, ये जो आपका गेनिंग एक्सेस वाला जो फेज है ना, यहाँ पे हैकर आपके सिस्टम के अंदर आके एक्सेस ले लेता है, रिसोर्सेज पे उबूर ले लेता है, काम छेड़ सकता है, उनको कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब हैकर की क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, वो कहता है कि यार मैंने सिस्टम हैक तो कर लिया, अब मुझे इस पे एक्सेस भी तो मेंटेन करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है कि जिस वल्नरेबिलिटी को, जिस वीकनेस को उसने एक्सप्लॉइट करके उस सिस्टम को हैक किया, कल को कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको पैच कर दे। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उस सिस्टम पे अपना एक्सेस मेंटेन, एक्सेस अब मेंटेन किस तरीके से कर सकता है, हो सकता है वो उसी सिस्टम पे एक और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बना दे अपने लिए। ठीक है, और उसको फिर वो हिडनली उसको यूज करेगा। अब सिस्टम का जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, उसको जब भी सिस्टम में आना है वो अपने जो है ना बैकडोर के थ्रू आएगा। ठीक है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार सिस्टम पैच हो भी जाए तो हैकर को मसला नहीं है, क्योंकि उसका उस सिस्टम पे बैकडोर है। उसने उस सिस्टम में अपना रास्ता आने जाने का छोड़ दिया, उसने अपने लिए एक विंडो ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जब भी वो उस सिस्टम में या कह लेंगे उस बिल्डिंग में उसको घुसना होगा, वो मेन एंट्रेंस से नहीं आएगा, वो आएगा खिड़की खोलेगा अंदर चला जाएगा सिस्टम के। क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्या आ जाता है, कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स का मतलब क्या है कि देखें हैकर ने सिस्टम पे आके बहुत कुछ किया। ठीक है, जब भी किसी सिस्टम पे कोई भी कार्रवाई होती है, होता क्या है कि उस सिस्टम पे लॉग्स जनरेट होते हैं, इवेंट लॉग्स बनते हैं। ठीक है, अब हैकर को ये डर होता है कि यार मैंने इतनी स्कैनिंग की है,
इतना जो कुछ है मैंने एक्सप्लॉइटेशन की, इतने टूल्स रन किए हैं, ठीक है, सर्वर पे नया यूज़र बना दिया, ठीक है, इसके लॉग्स बने होंगे। तो वो क्या कहेगा कि ऐसा ना हो, उसको ये डर होगा कि ये कोई लॉग्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देख ले, तो वो उन लॉग्स को डिलीट कर देगा ताकि हैकर की प्रेजेंस का किसी को पता भी ना चले। क्लियर हो गया? ठीक है। इसीलिए जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके पेन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल गई जो कि समझें कि पिछले 10 साल से एग्जिस्ट करती है उस सिस्टम पे, तो आपको उस वल्नरेबिलिटी को पैच करवाने के साथ साथ उस सिस्टम की फॉरेंसिक्स भी करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज असेसमेंट भी करनी पड़ती है कि यार ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम पहले ही हैक हो गया हो, क्योंकि 6 साल से वल्नरेबल पड़ा हुआ है ना। पेन टेस्टिंग एक्सरसाइज तो आपने आज की है, आपको आज पता चला, लेकिन हो सकता है कोई साल पहले, 2 साल पहले कोई हैकर ऑलरेडी उस सिस्टम में आके बैठा हुआ हो। ठीक है, तो आप उस सिस्टम को ए टू जी चेक करते हैं कि यार इस सिस्टम में क्या कोई बैकडोर तो किसी हैकर का नहीं पड़ा हुआ। ठीक हो गया। तो ये फेजेस ऑफ हैकिंग थे, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, सवालात पे मैं आ जाता हूं। अच्छा, जो कुछ लोग, अगर किसी का माइक प्रॉपर चल रहा है ना, तो ही कैन आस्क ऑन माइक एज वेल। तो शोएब भाई, ये पूछना था कि मतलब इस कोर्स के बाद सर्टिफिकेशन के लिए गाइडलाइन देंगे आप? बिल्कुल किस तरह बिल्कुल, से? आपने आपने पहला लेक्चर देखा है मेरा जो यूट्यूब पे अपलोडेड जी है? जी ठीक है, उसमें जी मैंने जी, उसमें आपने बिल्कुल मैंने बताया था कि अगर देखें आप जो है ना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जब कोई भी, देखिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि ना सिस्को की अलग है तो विंडोज़ की अलग है, ठीक है, हम्म, आपके स्किल पे हम्म, डिपेंड करती है। ठीक है, जब आप आपको पेन टेस्टिंग आ गई और प्रॉपर आ गई, तो आप सीईएच करें, ओएससीपी करें, गैक की अच्छा, करें। उसमें ये पूछना था, जैसे कि अब माइक्रोसॉफ्ट की हम सर्टिफिकेशन निकालते हैं, उसमें सारे वीडियो ट्यूटोरियल सीवीटी अगर देख लिए, फिर उसके बाद डम्प्स हमें मतलब रटने पड़ते हैं उसके अंदर। बगैर डम्प्स रटे आप मतलब कर नहीं सकते। इवन अगर आपने वीडियोस पूरे देख भी लिए हैं तो हम्म वो सिनेरियो इस तरह का देते हैं, तो बगैर डम्प्स के आप नहीं कर सकते उसे। तो हम्म इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, इसमें क्या इसमें होगा? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, आप लोग ये कोर्स प्रॉपरली कर लोगे ना, देखो ओएससीपी अगर आप करते हो तो ओएससीपी कोई डम्प्स वाला एग्जाम नहीं है, उसमें आपको लैब दी जाती है। ठीक है। जी, ओएससीपी का ही है मेरा ठीक है, जो अब आप, टारगेट है। हाँ, देन अगेन, अब जो सी एच है, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं डम्प्स चल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सी एच में ये चीज़ है कि अगर आपने प्रॉपर उसका आउटलाइन कवर किया है ना, तो आपको बगैर डम्प्स के भी एग्जाम दे दोगे। ठीक है, वो आपसे यही चीज़ें पूछ रहा होता है कि भाई एनमैप की ये वाली कमांड है, बताओ ये क्या करेगी। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन अच्छा, होंगे। अब आपको एनमैप आपने इन डेप्थ पढ़ा हुआ होगा ना कि एनमैप के, मतलब आपने एनमैप उससे ज़्यादा पढ़ना है कि भाई एनमैप स्कैनिंग के अलावा क्या क्या कर सकता है, डिफरेंट अच्छा, स्कैनिंग इसमें टेक्निक्स क्या है। यस। जो बेसिकली जो टूल्स यूज होते हैं वो मेटास्प्लॉइट, एनमैप और ये देखें टूल्स तो, मैं जो है ना, वायरशार्क वगैरह। मेरी तो कोशिश है कि हम वाइड वैरायटीज ऑफ टूल पे काम करें ना। अगर आप कभी काली लिनक्स खोलेंगे ना और ऊपर जाएंगे जी जी, टूल्स में, तो आपको 10,000 टूल्स नजर आएंगे। 10,000 काफी सारे टूल हैं, सही सही है, है। लेकिन तो जरूरी नहीं है कि आप सारे ही टूल्स यूज करें। ठीक है, जो एक, एग्जाम के पर्पज से। हाँ, एग्जाम के पर्पज से देखो, एग्जाम जो है ना आपका ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही, देखो कुछ मोटे मोटे टूल्स हैं जैसे कि एनमैप है, ठीक है, वायर शार्क है, ठीक है, इसी जी तरीके जी, से मेटास्प्लॉइट है, इसी तरीके से नेसस मेटास्प्लॉइट, नेसस है, ठीक है। मैसेज है। ये बड़े बड़े जी टूल्स हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में। ज़्यादातर एनमैप के फ्लैग्स आ रहे होते हैं, मेटास्प्लॉइट का कुछ उसने दे दिया, ठीक है, उसने आपको केस स्टडीज दे दी, ठीक है, यूज केसेस कुछ सही बता है, दिए, ठीक है, कुछ आपसे सही जनरल है। सवालात कर लेगा, जैसे ये फेजेस ऑफ हैकिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये पूछ लेगा हम्म, कि यार ये वाला कौन सा फेज होता है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा। हाँ, ठीक है, कि मतलब वो सही है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि यार फॉर एग्जांपल हैकर ने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, कौन सा फेज हो गया? सही है। गेनिंग एक्सेस वाला फेज हो गया भाई। गेनिंग एक्सेस ठीक और है, एक्सेस गेन कर लिया, ठीक है, हैकर सिस्टम सही पे है, बैकडोर डाल रहा है अपना, ठीक है, सही सिस्टम पे सही। जो है कोशिश कर रहा है कि वो बाद में भी अगर सिस्टम पे आना चाहे तो वो आ सके। कौन सा फेज होगा? मेंटेनिंग तो एक्सेस। मेंटेनिंग बिल्कुल, एक्सेस हो। इस तरह के सवालात आ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो कुछ ट्रिक क्वेश्चंस भी हाँ, होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं, मिक्स एंड मैच होता है। देखो सीईएच जो है ना कोई बहुत मुश्किल टफ सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है, लोग सीईएच का सही कोर्स भी नहीं पढ़ते, डम्प्स पढ़ के दे देते हैं, ठीक है। सही तो सही सही। बस ये है कि इजी तो है मत सी एच पास करना। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना ओएससीपी या इस तरह की सर्टिफिकेशन टारगेट करें जो कि प्रैक्टिकल बेस अप्रोच पे चलती है। जी, ओएससीपी का ही है टारगेट। तो उससे रिलेटेड और कुछ मटेरियल होगा, या अगर हम यही वीडियोस और यही कोर्स जो अभी आप कर हम रहे अभी हैं अभी हम जो है ना, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ड्यूरिंग द लेक्चर कि मैंने एक पूरा छोटा सा कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट बनाना है,
समझ रहे हो आप? सही है। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का मतलब सही क्या है कि उसके अंदर 4 सर्वर चल रहे होंगे, ठीक है, मेरी ये कोशिश है 4 सर्वर चल रहे सही होंगे, है। 2 ये चल रहे होंगे, ठीक है, 4 से 5 आईपीज होंगी, एक एंड यूजर का लैपटॉप होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपको जो है ना वो अप्रोच मिल जाएगी कि यार मैं किसी नेटवर्क में जाके बैठा हूँ, मुझे पेन टेस्टिंग कैसे करनी है। ओएससीपी भी यही है, आपको 24 आवर्स की लैब दे दी जाएगी, आपको 5 चीज़ें दे दी जाएंगी कि भाई ये 1 टू लेके 5 तक इनको कॉम्प्रोमाइज़ करो और चीज़ें निकाल के दो, अच्छा, ठीक है। तो सही ये है। अप्रोच आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है, ठीक है। एक सही है। छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चलिए। बना के कुछ विंडोज़ मशीन होंगी, कुछ लिनक्स मशीन होंगी, कुछ इंटरनल नेटवर्क पे पड़ी हुई होंगी, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्टली सही है। रीचेबल नहीं होंगी, और हमने उस इंटरनल नेटवर्क पे जाके उस मशीन को हैक करना है जो कि रीचेबल नहीं सही है। है। बात समझ रहे हो? वो मशीन मुझ तक नहीं आ रही, सही लेकिन है। मुझे उसको हैक करना है बाय एनी मीन। तो मैं एक बीच की मशीन पे रुकूंगा और उस मशीन से दूसरी मशीन तक चला जाऊंगा। तो वो हम दूसरी देखेंगे कि मशीन पे चला जाए। बिल्कुल पिवटिंग कहते हैं इसको या लेटरल मूवमेंट कहते हैं, तो ये भी हम देखेंगे, सही है। ठीक है। और कोई सवाल? सही सही। मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ। मुझे एक सवाल ये पूछना था सेकंड फेज के हवाले से, स्कैनिंग और इन्यूमरेशन जो आपने सर बताया है, तो सर मेरा सवाल ये था क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, स्कैनिंग और नहीं नहीं, स्कैनिंग, हाँ स्कैनिंग और एन्यूमरेशन एक ही चीज़ है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकॉनेसेंस एक चीज़ है, स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन एक ही चीज़ है, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनेसेंस समझ आ गया तुम्हें क्या है? जी जी सर वो तो समझ आ गई। ठीक है, स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन भी एक ही चीज़ है। स्कैनिंग एंड एन्यूमरेशन में ना आप स्कैन कर रहे होते हो कि यार इन आईपीस पे बेसिकली आपको रिकॉनेसेंस में जो आईपीस मिल गई, ठीक है, डोमेन्स मिल गए, अब आप उनको स्कैन करते हो कि यार और एन्यूमरेट करते हो कि यार इस पे सर्विसेज क्या क्या चल रही होनी है। ये यार ये माइक का काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, अभी जो सवाल कर रहा था टाइप कर लो प्लीज़, टाइप कर लो क्योंकि शोर बहुत आ रहा है, सवाल नहीं समझ आएगा जो अभी बोलने की कोशिश कर रहा है, टाइप कर लो। अच्छा 10 मिनट में ना ये सेशन एक्सपायर होगा, 40 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, फिर मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूंगा, ठीक है। बहुत शोर आ रहा है तुम्हारी आवाज़ में जुबैर। पीकी का जो माइक है सर इसमें से बहुत शोर आ रहा है। हाँ ठीक है, वो टाइप कर रहा है जुबैर। सर आप मेरा सवाल था जी सर, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहूंगा क्योंकि सर जब मैंने CH वर्जन 10 की जो आउटलाइंस देखी थी ना, उसमें स्कैनिंग ऑफ नेटवर्क्स एक अलग मॉड्यूल है और इनोमिनेशन एक अलग मॉड्यूल है। यार सर ये मुझे ये चीज़ हाँ ये देखो, ये पता है क्या होता है, ये जैसे जैसे आपकी ये चीज़ें इवॉल्व होती है ना, ठीक है, CH V8 आया, V9 आया, V10 आया, ठीक है, कल को V11 आया, हो सकता है उसमें कोई मेथडोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम फेजेस ऑफ हैकिंग फ्रॉम ब्लैक हैट पर्सपेक्टिव बात कर रहे हो या व्हाइट हैट पर्सपेक्टिव बात कर रहे हो, दोनों डिफरेंट हैं। हो सकता है तुमने वो जो फेजेस देखे होंगे ना, वो एक व्हाइट हैट या जो एथिकल हैकर होता है उसके फेजेस होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो एक व्हाइट हैट हैकर जो है ना कभी भी सिस्टम पे अपना एक्सेस मेंटेन नहीं करेगा, बात समझ रहे हो, जी क्योंकि जी सर। वो सिस्टम के जाके लॉग्स कभी डिलीट नहीं करेगा। ये जो कवरिंग ट्रैक्स में जो ब्लैक, जुबैर मैं तुम्हारे सवाल पे आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लैक हैट हैकर की जो अप्रोच होती है, जो फेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एथिकल हैकर जो व्हाइट हैट हैकिंग करता है उसके जो फेजेस है ना वो डिफरेंट होते हैं। हो सकता है तुमने वो वाले फेजेस देखे हों, ठीक है। जी सर, क्योंकि आउटलाइंस जो है ना वर्जन हाँ 10 की जो आउटलाइन ऑफिशियल आउटलाइन थी इसी काउंसिल की वेबसाइट पे, हाँ उसमें हाँ, दोनों अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल, हो अभी सकता है वो अलग अलग बिल्कुल प्रैक्टिस से दिए हुए हों। देखो अभी जो है ना हम एथिकल हैकिंग की जो फेजेस ऑफ हैकिंग होते हैं उस पर भी बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जो बात तुम कह रहे हो वो मैं भी देख लूंगा, हो सकता है वो मैंने देखी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो CH करे हुए टाइम हो गया, तो अब तो एक्सपायर हो गया, इनफैक्ट मेरा CH भी एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन ठीक है सर। इन जनरल ठीक है, आपके यही फेजेस होते हैं जो कि आप जिसको आप यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ये जो 5 फेजेस हैं ये कुछ लोग 6 से 7 फेजेस में भी तोड़ देते हैं, ठीक है, बट इन जनरल यही फेजेस होते हैं। बेसिकली हैकर की अप्रोच को समझना है, माइंडसेट को समझना है, ठीक है। ठीक और है अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ब्लैक हैट हैकर जो कि एक क्रिमिनल है उसके फेजेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि वो क्या फेजेस लेके आता है, ठीक है। जब हम व्हाइट हैट हैकर की बात करेंगे ना, जो एथिकल हैकर होता है, तो उसका एक पहला फेज जी आता है जिसमें वो ऑफिशियल मीटअप्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आके तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करेगा ना, फिर उसके बाद जी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एनुमरेशन, फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर रिपोर्ट राइटिंग होती है, ठीक है। अपने जो भी टूल्स उसने सिस्टम में डाले होते हैं व्हाइट हैट हैकर ने, वो उसको रिमूव भी तो करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा जी सा डिफरेंस है इसमें,
ठीक है। अच्छा, अब जुबैर का सवाल है सर क्या हम OSCP डायरेक्टली सर्टिफिकेशन दे सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव CAH का OSCP से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, टिप्पू का सवाल, फेज़ 1 इंफॉर्मेशन माइट गेट फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग एंड फुटप्रिंटिंग एंड हाउ these lead to phase 2 scan IPs with an open source platform basically, could you please explain। अच्छा टिप्पू, अगर तुम्हारा माइक चल रहा है तो तुम प्रॉपरली मुझे अपना सवाल ज़रा रिपीट करो। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ जो फेज 2 में आप कह रहे हैं कि जैसे फेज 1 आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, ठीक है, ब्लैक हैट के लिहाज से, ठीक है, तो आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसने आपने शायद डीएनएस निकाल लिए, आपने शायद कुछ बिल्कुल और बिल्कुल मालूमात बिल्कुल, हाँ, होस्टेड है। अब जो सेकंड फेज है उसमें आप कैसे स्कैन करेंगे? I'm trying to understand कि टूल्स होते ये हैं। देखो हम पता है कैसे स्कैन करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं स्कैनिंग के, जैसे नेसस एक स्कैनिंग का टूल है, ठीक है, Nmap एक स्कैनिंग का टूल है, ठीक है। आपको आईपी पता चल गया, ठीक है, आपको डोमेन्स पता चल गए, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता गया इस पे कितनी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास डिफरेंट टूल्स आते हैं। Nmap का नाम सुना है कभी? ये जो आप टूल्स की बात कर रहे हैं ये इंटरनल तो ऑडिटिंग के लिए, यस आई नो वेरी वेल कि ये नेसेस क्यूलेस, लेकिन एक्सटर्नली जो कि पब्लिक के ऊपर यही टूल्स हम यूज कर रहे होंगे, Nmap यूज कर रहे होंगे, नेसेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है, और डिफरेंट वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स आते हैं वो यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो यही टूल्स होंगे। ओके थैंक्स। चलें, अच्छा फरहान भाई कह रहे हैं कि Q&A एंड में कर लें, तो मेरी भी यही कोशिश होती है, लेकिन ना एंड में करें ना तो लोग अक्सर सवालात भूल जाते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये करता हूँ कि जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है ना, जैसे ये फेजेस ऑफ ब्लैक हैट हैकिंग बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये सबको समझ आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने एक हैकर की अप्रोच पे बात करी है कि वो किन फेजेस से आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने Q&A कर दिया। अच्छा, जुहेब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेसेस तो पेड है, नेसेस फ्री भी आता है, वो 16 IPs तक आप फ्री स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सादुल्ला कह रहे हैं कि अगर थीम सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड है तो वो कैसे अपने ट्रैक्स को कवर करेगा। तो देखो ये साद ये एक डिफेंसिव अप्रोच होती है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों को हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हैकिंग हो गई तो क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता चला भी कि नहीं पता चला, ठीक है। बाज़ औक़ात हमारे पास जो है ना वो सारे लॉग्स नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड लॉग्स आ रहे होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाज़ औक़ात आ रहे होते हैं, एप्लीकेशन लेवल के नहीं आ रहे होते, या कहीं कहीं हम कुछ जो है ना सिस्टम्स, तुम्हारा भी ये एक्सपीरियंस होगा कि सीम में लॉग सोर्स इंटीग्रेट करवाते हुए फॉर एग्जांपल हमारे 100 सर्वर्स हैं, 100 के 100 सर्वर्स की लॉग्स नहीं आ रही, बल्कि 70 की आ रही है, 80 की आ रही हैं, 30 सर्वर ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी लॉग्स नहीं आ रही, ठीक है। तो इस केस में भी वो हैकर अपना ट्रैक कवर कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो कि मतलब कहीं गैप्स होते हैं तो वो जाहिर बात है ट्रैक कवर कर लेता है। अगर गैप्स नहीं है, प्रॉपरली हर चीज़ मॉनिटर हो रही है कि सीम इम्प्लीमेंटेड है, उनको पता चल गया कि भाई लॉग्स आ गए उनके पास, तो फिर जाहिर बात है वो जो है हैकर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वल्नरेबिलिटी तो स्टिल इज देयर ना, ठीक है। तो वाइट हैट हैकर का काम ये होता है कि वल्नरेबिलिटीज और उसकी एक्सप्लॉइटेशन को फोकस करना। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? सब मुझे क्लियर क्लियर चैट पे भी लिख दें। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। डन है, 10 मिनट में मुझे लग रहा है सेशन फिर एंड होगा, ठीक है। तो अब दोबारा से यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके सही। अच्छा, हमारे लास्ट क्वेश्चन हुआ था हम मुझसे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो लोग इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज थे कि यार हम साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं। देखिए साइबर सिक्योरिटी जो है ना, अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट डोमेन्स आते हैं, ठीक है, जिसका एक डोमेन साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, गवर्नेंस आता है, कंप्लायंस आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें साइबर सिक्योरिटी भी आता है, लेकिन एक इन जनरल एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आपके उन तमाम डेटा की प्रोटेक्शन की बात करता है जो किसी ना किसी डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। देखें डेटा आपका मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, आपका डेटा आपकी कंप्यूटर या सर्वर की हार्ड ड्राइव में भी हो सकता है और एक पेपर में भी हो सकता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जो पेपर्स आप यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट प्रिंट हुई, आपका डेटा उसमें आ गया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का काम ये होता है कि भले डेटा जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में हो या चाहे वो एक पेपर पे हो,
ठीक है, वो उसकी सेफ गार्डिंग करेगा, उसके लिए पॉलिसीज बनाएगा कि भाई आप फॉर एग्जांपल कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आप इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, क्लीन डेस्क पॉलिसी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा यही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक ब्रांच आ जाती है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा से डील करती है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का काम जो होता है ना, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स को निकालना होता है। ठीक है, उसके ऊपर काम करना होता है। वेयर एज जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये बिल्कुल फाउंडेशन है, ठीक है, किसी भी डेटा सिक्योरिटी की, और साइबर सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भाई साइबर थ्रेट से डील करना, फिशिंग और इस तरह के जो डेटा ब्रीचेज होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम चले जाते हैं। ठीक है, आपके सर्वर्स चल रहे हैं, नेटवर्क्स चल रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हुआ है। ठीक है, वो कितना सिक्योर है फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम देख रहे होते हैं। और इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके जितने भी किस्म के सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ गए हैं वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं। इवन साइबर सिक्योरिटी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, क्लियर है ये सवाल का जवाब, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी सबको? क्लियर है। अच्छा मुदस्सिर, अपना सवाल जो है ना तुम एंड में मुझसे करना, ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे। सवाल अपना संभाल के रख लो। जी जी। हाँ, मेरा सवाल था कि जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं एज टेस्टर, तो क्या हम इंटरनल नेटवर्क का पार्ट बन के करते हैं? क्योंकि अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें तो पहले पेरीमीटर फायरवॉल भी बाईपास करनी पड़ेगी। फिर अगर डाटा सेंटर के अंदर कोई सर्वर है तो तक जाने के लिए हमें तो 2 फायरवॉलें बाईपास बिल्कुल करनी बिल्कुल। होगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखो, पेन टेस्टिंग जो होती है ना, दोनों अप्रोच पे होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल जब आप पेन टेस्टिंग करते हो तो आप बिल्कुल जो है ना एज फ्रॉम द इंटरनेट आते हो, और एज अ जो है ना बाहर जैसे ब्लैक हैट हैकर होता है, क्रिमिनल होता है, उसकी अप्रोच से आते हो। इंटरनल नेटवर्क पे जब आप आते हो ना तो मोस्टली वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग या ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग की अप्रोच फॉलो होती है। समझ आ गई बात? जी जी तो बिल्कुल। ये वाला सीन होता है, दोनों वेज में हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने पैरामीटर फायरवॉल और सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, वेब भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, 10 तरह के सिक्योरिटी सॉल्यूशन डिप्लॉय किए हुए हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई कमी रह सकती है। ठीक है, कि जिस वजह से आपके सिस्टम वल्नरेबल हो और उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल नेटवर्क से भी होती है और इंटरनल नेटवर्क से भी होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है ना बेसिकली हम थोड़ी सी बात करेंगे इंपॉर्टेंस पे ना, कि भाई क्या वजह है कि आजकल की जो सोसाइटी है, ठीक है, आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोग इन्फोसेक में आने के लिए और साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए बेचैन है। ठीक है, क्योंकि इसकी मार्केट वर्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है कि देखें, पिछले कुछ सालों में ना डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हुई है। ठीक है, धड़ाधड़ बैंक्स बने, फिनटेक्स बनी है, सब ने जो है ना आईटी सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म बड़े बड़े बना लिए। ठीक है, सिस्टम तो डेवलप कर लिए, एप्लीकेशंस बना ली, लेकिन उनको एक सिक्योर फॉर्म में नहीं बनाया। ठीक है, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का ख्याल नहीं रखा। तो हुआ क्या कि जब आपने इतनी रैपिडली डेवलपमेंट कर ली और सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा, तो काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ और गैप्स आना शुरू हो गया और हैकर्स ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब जब हैकर्स ने फ़ायदा उठाना शुरू किया तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लॉस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है डेटा ब्रीच हुआ और नुकसान हो गया। ठीक है, जो भी एक हैकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें कंपनी को कोई भी लॉस हो सकता है। ठीक है, सोनी को हुआ था, जेपी मॉर्गन को हुआ था। ठीक है, आपका डेटा लीक हो गया, आपकी रेपुटेशन लॉस हो गई, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मेन रीज़न क्या है कि भाई दुनिया में ना अब जो दौर है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग आपस में जैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम इस अभी रूम में फॉर एग्जांपल 29 पीपल हैं, 30 पीपल हैं, इससे पहले 40 तक हुए थे। तो अगर फॉर एग्जांपल जूम की कोई वल्नरेबिलिटी हुई, ऐसी कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हुई कि मैंने आप लोगों का सिस्टम या किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, क्योंकि हम सब जूम से कनेक्टेड हैं, कोई भी एक्सप्लॉइट इस तरह का हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो वल्नरेबल है। ठीक है, जब तक आइसोलेशन में पड़ी हुई है। एक दौर वो होता था कि हर घर पे कंप्यूटर नहीं होता था। ठीक है, फिर घरों पे कंप्यूटर आना स्टार्ट हुआ, लेकिन उन पे इंटरनेट नहीं होता था। ठीक है, वो सिर्फ जो है आइसोलेटेड सिस्टम होता था, वो भले जितना भी वल्नरेबल हो, कोई उसको हैक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नेटवर्क पे नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि डेटा जो है ना हमारा, वो बड़ा एक वैल्यूएबल एसेट हो गया है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो डेटा है, उन्होंने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको पता है कि ये डेटा गया तो हम गए।
ठीक है, और ये बड़ा हमारे बिजनेस के लिए क्रिटिकल है कि हम इस डेटा की हिफाजत करें। फिर थर्ड चीज़ ये कि अगर वो डेटा जो कि हमारे इतना वैल्यूएबल एसेट है ये लॉस हो गया तो हमारा बिजनेस भी शट डाउन हो सकता है। ठीक है, ये नौबत आ सकती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कोई बड़ा नुकसान हो सकता है कि बिजनेस ही बंद हो जाए। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट ये कि अब की आप इंडस्ट्री देख लो, बैंक में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, किसी एविएशन में चले जाओ, ठीक है, एयरपोर्ट पे चले जाओ हर जगह सिस्टम्स नजर आएंगे और हाईली डिपेंडेंट है हम लोग इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, अभी भी जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये पीछे पूरा एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। हमें बड़ा सिंपल नजर आ रहा है कि बस जूम के एक लिंक पे क्लिक किया और आ गए। ठीक है, लेकिन पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जूम ऑपरेट कर रहा है। न जाने एट अ टाइम कितनी कितनी जूम कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी। ठीक है, तो हम इन सिस्टम्स पे रिलाय करने लगे, इनके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, इनकी इनकी ना रेगुलेटिंग बॉडी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक्स को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक। ठीक है, पाकिस्तान में हर बैंक को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है और स्टेट बैंक सबके लिए ये लाजिम करार देता है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट बनाना है और आपने अपनी सिक्योरिटी का और अपने साथ अपने कस्टमर की सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये रेगुलेशंस आ जाती हैं, इस वजह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस मिल रही है। ठीक हो गया, तो इसके बाद हम जाएंगे CIA ट्राइड पे, और यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल हम ब्लैक बॉक्स करेंगे ज़ुहैब, हमारा तो मेजर फोकस ब्लैक बॉक्स पे ही होगा। वाइट बॉक्स तो सभी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें तो आपको क्रेडेंशियल और हर तरह की चीज़ गिवन होती है। अच्छा भाई आगे चलते हैं CIA ट्राइड पे ना। तो अच्छा, मेरा आज का प्लान ये था कि ना मैंने आज लेक्चर शॉर्ट रखना था, आधे घंटे का रखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना स्लाइड्स चले जा रही हैं, तो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, गला वाला ख़राब है, तो खैर हम CIA ट्राइड पे बात करते हैं। और CIA ट्राइड स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब मैं बस ये जानना चाहूँगा कि मेरे पास अभी क्लास में कितने यूज़र्स ऐसे हैं जिनको पहले से ये पता है कि ये क्या है? बस चैट बॉक्स में लिख के ये बता पता दें, है सर। चैट बॉक्स में लिख दें कितने यूज़र्स हैं जिनको पता है। अच्छा, खासे लोग हैं जिनको पता है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं इस पे इसलिए पूछा हूँ, किनको बिल्कुल ही नहीं पता? सही है, तो मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डन है। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि देखें, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, कोई भी कंपनी है उसका डेटा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 3 चीज़ों पे बड़ा मेजर फोकस करता है। ठीक है, इवन ये कि उसके बिजनेस के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार मेरा जो डेटा है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट। अच्छा जी, ठीक है, मेरा जो डेटा है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि प्राइवेसी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक में काम करता हूं या मेरे बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये बात सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए और मेरा बैंक का जो स्टाफ है या जो मेरा बैंकिंग ऑफिसर है उसको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पर्सन बाय एनी मीन निकाल लेता है बैंकिंग सिस्टम से कि भाई सुहेब आलम के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई, मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो गई। ठीक हो गया, कि मतलब मेरे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार है कि नहीं है, वो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए या सिर्फ उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑथराइज्ड हैं, उसके अलावा किसी एक बंदे को नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। एक मिसाल छोटी सी आखिरी देके ख़त्म करूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी की। आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल में आपकी कुछ चैट मैसेजेस हैं, ठीक है, आपके किसी भी ग्रुप में या किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है, अब ये आपकी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपने किसी से चैट पे बात की है, ठीक है, तो ये सिर्फ आप दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं देख सकता हो बाय यूजिंग एनी ट्रिक एनी मीन। ठीक है, अगर वो देख सकता है तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है। ठीक है, आप लोगों की प्राइवेसी पे इंपैक्ट आ रहा है। अच्छा, नाउ सेकंड थिंग इज के इंटेग्रिटी पे बात आ जाती है। इंटेग्रिटी क्या होती है? जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि प्राइवेसी किसको पता है किसको नहीं पता। ठीक है, जिसको नहीं पता होना चाहिए उसको नहीं पता होना चाहिए, और जिसको पता होना चाहिए सिर्फ उसी को पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गई है स्टेटमेंट, बट इन जनरल मैं प्राइवेसी की बात कर रहा हूँ जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी थी।
इंटेग्रिटी क्या है कि मेरा डेटा करेक्ट कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बैंक की मिसाल दी थी कि मेरे बैंक अकाउंट में लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे हैकिंग आती है, मैंने क्या करा, अपने बैंक का सिस्टम हैक किया और उस लाख रुपए के आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, वो 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है। तो जो एक्चुअल डेटा था ना वो था लाख रुपए का, लेकिन मैंने उस डेटा को चेंज करके लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। समझ आई बात कि ये चीज कहलाती है इंटेग्रिटी, कि भाई आपका डेटा कितना करेक्ट है, कोई उसको मॉडिफाई तो नहीं कर सकता कि किसी ने आपका सिस्टम हैक किया उसको डेटा को ही चेंज कर दिया। पहली चीज तो इंफॉर्मेशन लीकेज हुई, डेटा लीक हुआ। दूसरी चीज क्या हुआ कि उसने डेटा को जाके जो है ना सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये कि भाई जब मुझे अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करनी है बैंक में जिसमें मेरे लाख रुपए पड़े हुए हैं, मुझे किसी को 50,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, मैं ये इंटरनेट बैंकिंग खोली और वो मुझे अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जब मुझे इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल नहीं तो मीन्स कि मुझे मेरे पैसे ही नहीं अवेलेबल कि मैं किसी को ट्रांसफर कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड द अवेलेबिलिटी, और सी को हम कहते हैं CIA ट्राइड। क्लियर है जिसको नहीं क्लियर था? इस्माइल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बड़े तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है हमने। इंटरव्यू में सवाल हो जाता है कि भाई CIA ट्राइड क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये बता दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जुहेब का एक सवाल है, सर गूगल जैसी कंपनीज तो CIA ट्राइड का ख्याल ही नहीं रखती, हमारा डेटा कंपनीज को बेच देती हैं। देखो वो दैट इज समथिंग डिफरेंट ना, ठीक है। वो पैसे के लिए बेच रही हैं, ठीक है। तो वो भी किसको बेच रही हैं? देखो उन लोगों को दे रही हैं जिनको उनसे पैसा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल जोहेब, तुम मेरा डेटा निकाल सकते हो गूगल का, मेरा कोई भी गूगल जीमेल का पासवर्ड निकाल सकते हो, जीमेल की ईमेल्स निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा हुआ है, ठीक है। गूगल ने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा हुआ है कि वो मेरा डेटा तुम नहीं निकाल सकते। लेकिन कोई एक थर्ड पार्टी है, उसने गूगल को जाके बोला कि भाई ये लो पैसे पकड़ो और प्लीज यार मुझे डेटा दो, ठीक है। इन लोगों का डेटा दो, इस स्कोप में, इस सेट में जो लोग आते हैं, ठीक है, जो इस तरह की सर्चेस करते हैं, इनका डेटा दो, तो वो दे देगा। हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, ठीक है। मेन चीज़ है CIA का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक ना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, नॉन रेपुडिएशन। इसमें भी मैं सबसे पहले जो है ना ये पूछना चाहूँगा, चैट पे ही बता दें कितने लोगों को पहले से पता है। गुड 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 गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, एहतशाम अपना सवाल लिख दो मुझे चैट बॉक्स में। सर मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि मुझे पता है। चलो ज़बरदस्त, अच्छी बात है। CIA ट्राइड का इसलिए। और गुड है, गुड है, गुड है। तो मीन्स कि अच्छा, ये आप लोगों ने मेरे उर्दू IT के लेक्चर्स देख के ही समझा है या कहीं और से वैसे ही पहले से पढ़ा हुआ है? नहीं सर, आपकी उर्दू Actually, आपका उर्दू IT एकेडमी के भी सारे लेक्चर्स अटेंड किया और मास्टर्स किया। गुड है, गुड है, गुड है। वो तो चलो ये तो ज़बरदस्त हो गया। इसका मतलब है कि हम जो है ना इस कोर्स में प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम AAA इस पे फिर जल्दी से एक बात कर लेते हैं कि AAA क्या है, कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि जब भी आप किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग, वो जिस कंपनी की आप वहाँ पे जॉब करते हो, ठीक है, तो वो कंपनी आपको एक कार्ड देती है, ठीक है। जब आप जा रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको वो कार्ड देख के जाने देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप HR डिपार्टमेंट में काम करते हो, ठीक है, तो वो देखेगा कि हाँ यार ये बंदा इस बिल्डिंग का है, हमारी कंपनी में काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। मीन्स कि उसने आपको ऑथेंटिकेट कर दिया कि यार आप बिल्डिंग के अंदर आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कार्ड था वो कंपनी का कार्ड था और आप कंपनी का कार्ड लेके बिल्डिंग के अंदर आ सकते हो, सिंस यू आर वर्किंग इन एन HR डिपार्टमेंट। अब वो HR डिपार्टमेंट का यूजर क्या करता है कि वो ऑथेंटिकेट तो हो गया, ठीक है, अब वो जाता है IT डिपार्टमेंट में ना, IT डिपार्टमेंट का डेटा सेंटर होता है, वो वहां जाता है, वहां के दरवाजे पे ना अपना कार्ड स्वैप करता है, ठीक है, लेकिन वो उसको डिनाई कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, वो उसको ऑथराइज, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है उस एरिया में जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है ऑथराइजेशन, ठीक है। पहले ऑथेंटिकेशन हुई, ऑथेंटिकेशन से क्या हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बोले कि हाँ यार ये बंदा अपना ही है,
इसको अंदर जाने दो, ठीक है, क्योंकि ये एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, उसको पहचानता है, ठीक है। लेकिन उस एचआर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, स्टाफ है, उसकी कुछ लिमिट्स है ना, उसकी कुछ ऑथराइजेशंस हैं, ठीक है। वो आप एचआर डिपार्टमेंट में तो जा सकता है, लेकिन वो आईटी के डेटा सेंटर में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है वहां पे जाने के लिए, ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ऑथराइजेशन। अब अकाउंटिंग क्या होती है कि वो जो एचआर डिपार्टमेंट का यूजर है, ठीक है, वो एचआर में जाता है, ठीक है, अपना सिस्टम लॉगिन करता है, उसके पास सिस्टम है, लैपटॉप है और डेटा तक एक्सेस है, ठीक है। अब वो उस डेटा को मिसयूज तो नहीं कर रहा, ठीक है, वो जो काम कर रहा है वो मॉनिटर हो रहा है, प्रॉपरली लॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल उसने जो है ना, उसका कोई जानने वाला था, उसने उसको 2 दफा सैलरी रिलीज कर दी, ठीक है, तो ये चीज पकड़ में आनी चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, कि कोई अपने राइट्स को मिसयूज ना कर ले, ठीक हो गया। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। पहला कॉन्सेप्ट ऑथेंटिकेशन का, कि भाई आप बिल्डिंग में आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेब पोर्टल है, ठीक है, आपने वहां पे लॉगिन किया, अब आप उस वेब पोर्टल पे एज अ नॉर्मल यूजर लॉगिन हो गए, यू आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर एरिया एक्सेस करेंगे तो वो आपको डिनाई दिखा देगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज टू गो देयर। लेकिन अगर आप वाकई एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आप ऑथराइज हो जाएंगे वहां तक जाने के लिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर जो भी काम कर रहे हैं वो सारी लॉग हो रही हैं, ठीक है, आप उसके अकाउंटेबल हैं। कल को ये ना हो कि कोई मिसहैप हो गया, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, या कोई भी फ्रॉड हो गया और कोई पकड़ ही नहीं पा रहा आप बोल रहे मैंने तो किया ही नहीं है, ठीक है। अब नॉन रेपुडिएशन क्या होती है? नॉन रेपुडिएशन एक ऐसी चीज होती है कि कोई डिनाई ना कर सके कि ये काम उसने खुद किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे पास, ठीक है, इस्माइल ने मुझे व्हाट्सएप से मैसेज किया, ठीक है। अब मेरे पास जो मैसेज आया वो इस्माइल के व्हाट्सएप नंबर से आया, ठीक है। तो मैं इस्माइल को बोलूँगा यार इस्माइल तुमने ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। इस्माइल बोलेगा नहीं यार ये मैसेज मैंने नहीं किया। तो मैं दिखाऊंगा यार इस्माइल देखो तुम्हारे नंबर से आया हुआ है, ठीक है, तो मैसेज तुमने ही किया है, ठीक है। तो मतलब इस्माइल डिनाई नहीं कर पाएगा इस बात को। हो सकता है इस्माइल के मोबाइल से किसी और ने मैसेज कर दिया हो, ठीक है, इस्माइल का मोबाइल साइड पे रखा हुआ हो, इसका कोई छोटा भाई आया हो, उसने मोबाइल उठाया, उसको पता होगा कि भाई पासवर्ड क्या था, उसने डाला खोला और जाके मुझे कोई भी मैसेज कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने को हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन, कि कोई ये डिनाई नहीं कर सके कि ये काम उसने किया है, ठीक हो गया। क्लियर है यहां तक? चैट पे बता दें भाई। किसी को नहीं क्लियर तो वो भी लिख दें। जितने जितने आप लोगों के जहन में सवालात है ना, भले उल्टे सीधे सवालात भी हैं, आप वो भी करें, ठीक है। अगर सवाल गलत है ना तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट गलत है। सवाल सही करा दो, बंदे का कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो सबको क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ मैं फिर। अच्छा भाई नेक्स्ट स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड। और अच्छा भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा फेसबुक का पेज है, ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी है, कंसर्न है, ठीक है, वो मुझे फेसबुक पे मेरे 2 अकाउंट्स है, एक पर्सनल है एक पेज है, ठीक है। पर्सनल पे मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं, तो मैं किसी को कहता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे जो है ना सवालात जो हैं वो आप मुझे मेरे फेसबुक का जो पेज है उस पर भेज दिया करें, ठीक है। मैं वहाँ पे देखता हूँ, एक्टिवली रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और लिंक्डइन पे जो लोग चाहें उस पर दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अपडेट्स मैं फेसबुक के पेज पे और लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई ये लेक्चर जो है इंशाल्लाह अभी कंपाइल करके मैं यूट्यूब के चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो जो लोग इसको दोबारा से देखना चाहते हैं वो मेरा यूट्यूब के चैनल पे चले जाएं, ठीक है। बेहतर ये होगा कि भाई वहाँ पे कोई भी अगर आपका फीडबैक है कि भाई लेक्चर कैसा है, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई अच्छा लग रहा है, कोई रेटिंग, कोई फीडबैक, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट में डालें, ये मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें। अच्छा भाई अब सवालात के सेशन पे आ जाते हैं कि अब किसी को कोई सवाल है तो भाई मुझसे कर ले। बिल्कुल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च करेंगे ना। अच्छा एक और चीज़ कि भाई मोबाइल फ़ोन से ना लेक्चर्स अटेंड ना करें तो वो बेहतर है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन पे आप सिर्फ देख सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना, ठीक है। आई हैव वेरी बेसिक नॉलेज, तो शायद यहाँ एडवांस लेवल लोग हैं तो सॉरी फॉर दैट। देखो फरहान तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं आया तो तुम पूछ सकते हो मुझसे, बेसिक नॉलेज है तो तुम मुझसे पूछो तो सही कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल लेक्चर की स्लाइड्स में कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास ग्रुप में अनाउंस होगी। यस लैब्स कब स्टार्ट करेंगे आप? लैब्स मेरी, अच्छा लैब्स मेरी कोशिश है कि ना नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ी बहुत लैब्स पे आ जाएं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हमें ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि ना थ्योरेटिकल अप्रोच सबकी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। अच्छा भाई ऐसे ही है,
प्रैक्टिकल में फिर ज़्यादा हैंड्स ऑन होगा और जब सब अपने अपने सिनेरियो बना के टेस्टिंग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे गो थ्रू हो जाएंगे चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शोएब भाई, इसमें बग बाउंटी का क्या किरदार है? हाँ, अब बग ये देखो, बाउंटी ये इसी से सवाल जो है ना लास्ट लेक्चर में भी हुआ था, लेकिन वो जो एंड के 10 मिनट थे ना वो रह गए थे। ठीक है, बग बाउंटीज का सारा सा सीन ये है कि, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बग बाउंटी का देखो सारा सीन ये है कि ना, बग बाउंटी में बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो, डिफरेंट कंपनीज है उनको उनके बग्स बताते हो, उसके अगेंस्ट उनसे बाउंटीज ले लेते हो। ऐसा ही है, जितनी सही। बड़ी वीकनेस होगी, जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा, उसके अगेंस्ट वो आपको उतनी ही बाउंटी देंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी हमने आउटलाइन देखा था, ठीक है, हम बग बाउंटी में बेसिकली कभी देखा है कि रिपोर्ट क्या कर रहे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लिखा हुआ है, ये मिल गया, ये रिपोर्ट कर दिया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट कर दिया। तो देखो कर दिया, बेसिकली ठीक है। चीजें तो यही चल रही है ना। सही सही। अब आपने इनको जाके वहां पे रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि ये चीजें वहां पे जाके ढूंढनी है और उनको बताना है कि भाई ये देखें, मैं आपके एज पर जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम था उसके तहत मैंने ये वर्किंग करी और आपके इस वेबसाइट के डोमेन पे मुझे एक्सेस मिला है, तो ये रिपोर्ट है, ये उसका पीओसी है, काइंडली इसको एक्नॉलेज करें। वो एक्नॉलेज कर देंगे। ठीक है, देखो पेन टेस्टिंग में और बग बाउंटी में आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हो ना वो अप्लाई कर रहे होते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन लगा रहे होते हो, एक्सएसएस लगा रहे होते हो। मेजर डिफरेंस पता है क्या है, आपको पेन टेस्टर बनने के लिए ना ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन बग बाउंटी के लिए अगर आपको एक्सएसएस भी आती है ना आप कर लोगे। आप हर वेबसाइट पे जाके एक्सएसएस देखते रहो, मिल जाए तो रिपोर्ट कर दो। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक्सएसएस आती है और आप बग बाउंटी हंटर हो, आप मेरे पास आओ यार पेन टेस्टिंग करा लो, तो मैं नहीं कराऊंगा। मैं बोलूंगा अबे फायदा क्या, तुम मुझे सिर्फ एक्सएसएस बताओगे, और भी तो 10 चीजें हैं। समझ आई बात? तो सही सही क्लियर है? सही सही समझ गया। और कोई किसी को सवाल, मैं चैट बॉक्स पे आ जाता हूँ। सोएब भाई, मुझे गूगल पर यूबंटू के सर्वर की जगह यूबंटू का आईएसओ मिला, क्या ये ठीक है? आई एम रॉन्ग टू गो। गूगल पर यूबंटू के सर्वर की जगह यूबंटू, तुम्हें यूबंटू सर्वर क्यों चाहिए या डेस्कटॉप क्यों चाहिए, मैं समझा नहीं। दोनों अलग चीज़ें हैं वैसे। सर्वर सर्वर पर्पस के लिए यूज़ होता है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पर्पस के लिए यूज़ होता है। और मुदस्सर क्लासेस जो हैं सैटरडे संडे में ही होंगी, ठीक है, 1 या 2 लेक्चर्स ही होंगे, घंटा 2 घंटा डिपेंडिंग अपॉन माय अवेलेबिलिटी। अच्छा, लैब के लिए भाई थोड़ा सा मैं वही खोल रहा था, ठीक है, तो लैब के लिए आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है कि भाई ये VMware वर्क स्टेशन है, ठीक है, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग अपने पास भी इंस्टॉल कर लें। और एक मिनट अच्छा, में, मैंने लैब ये ओरेकल वीएम बॉक्स पे बनाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आपको। हाँ, बस आपकी काली लिनक्स चलनी चाहिए, ठीक है। और काली लिनक्स, उबंटू और ये सर्वर और हाँ, और सर्विसेज। आपके पास ना इस तरह के ऑप्शन होने चाहिए, ब्रिज मोड, नेटिंग, हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है। हाँ, तो networking थोड़ा सा ये है कि वर्चुअल मशीन सबको बनाना आती है, चैट में लिख के बता दें यस यस करके। जी जी, ये तो सेट किया हुआ है, जी। ये तो सेट किया हुआ है। गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। नो वाला तो कोई नहीं है ना? ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब सीन ये है कि वर्चुअल मशीन सबने बना ली। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं इसकी एक बेसिक वो बता देता हूँ कि हमारे पास जो है ना, अभी आप मेरे पास देख रहे होंगे मल्टीपल मशीन्स चल रही हैं, ठीक है। काली लिनक्स 2 नज़र आ रही हैं, ये काली लिनक्स 2019 की थी, पुरानी ना, ये करप्ट हो गई थी, तो ये फिर उसके बाद 2020 का भी लेटेस्ट वर्जन आया, तो वो मैंने डाउनलोड करके वो बनाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी स्पेक्स बता देता हूँ कि भाई मैं अपनी मशीन को क्या स्पेक्स देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ना ये सोच रहे होते हैं कि भाई रैम कितनी असाइन करें, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने मैंने इसको 2 GB रैम दी हुई है, ठीक है। जब मुझे ये लगता है ना कि यार मैंने काली लिनक्स को थोड़ा भारी काम करना है, समझ रहे हैं आपके, मतलब एट अ टाइम 3 से 4 टूल्स चलेंगे, तो मैं इसको 4 GB रैम कर देता हूँ, ठीक है, 4 प्रोसेसर रहने देता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको चेंज करता रहता हूँ, जाहिर बात है वर्चुअल मशीन है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फिर ये XP है, ठीक है, कुछ टूल्स ऐसे आते हैं जो कि विंडोज़ के ऊपर सिर्फ चल रहे होते हैं, वो लिनक्स पे नहीं चलते हैं, ठीक है। अब मैं वो टूल्स जो हैं फॉर एग्जांपल अपनी इस मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकता था, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम भाई अपनी जो होस्ट मशीन है ना इस पे इस तरह के टूल्स ना इंस्टॉल करें, क्योंकि ये इनके अंदर वैसे ही बैकडोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैनेबल हो गया, ठीक है, स्निफिंग के कुछ टूल्स हो गए, इनके अंदर बैकडोर्स लगे हुए होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप एक XP की या विंडोज 7 की मशीन बना लें, जैसे कि कैनेबल बड़ा पुराना टूल है, XP और विंडोज 7 पे ही सही चलता है, 10 पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम करता है, तो मैं इसको विंडोज XP पे चलाता हूँ। तो आपने बेसिकली अपने पास जो है ना 2 से 3 मशीनें बना लें,
ठीक है, XP एक इंस्टॉल कर लें, सर्विस पैक 3, विंडोज 7 कर लें, और HP तो नहीं है, विंडोज 7। अरे XP इंटरनेट से चलो। डाउनलोड कर लें, क्या मसला है, आइजो डाउनलोड हो अच्छा, जाएगा, XP कर लें, किसी वजह से XP कह रहा हूँ, XP भी कर लें और विंडोज 7 भी कर एक लें। सवाल है, हाँ पूछो। हम बोल रहे हैं कि अगर जो नया वर्जन काली आ रहा है ना, उसमें तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं पुराना जो वर्जन है उसमें कोई कमांड काम नहीं करता है ठीक से, मतलब कुछ एरर आ जाता है, तो अब हम बोल रहे हैं कि आप नया वर्जन डाउनलोड करके हम चलो लोगों को मैं manually से तुम्हें सिखाएं। बता देता हूँ, सिंपल पता है क्या करना है। काली लिनक्स डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे पास, देखो काली लिनक्स ना मल्टीपल टाइप्स में आती है, ठीक है। एक तो वो फॉर्मेट आता है जिसको आप डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। एक फॉर्मेट आता है डायरेक्ट VMware के लिए, ठीक है। VMware किसी का माइक शोर कर रहा है, प्लीज़ इसको कंट्रोल कर ले। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ठीक है, ये 64 बिट इंस्टॉलर, ठीक है, लाइव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं ना ये लाइव इमेज नहीं लेता, ठीक है, इस तरह की इमेज नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, ये VMware पे आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास VMware चल रहा है ना, जिसके पास वर्चुअल बॉक्स चल रहा है वो वर्चुअल बॉक्स में से उठा ले। VMware पे आता हूँ 32 बिट, इसके यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, टॉरेंट से करूँ या डायरेक्ट यहाँ से करूँ। इससे होगा क्या कि मेरे पास जो है ना काली लिनक्स का एक डिस्क आ जाएगी VMD के टाइप की। उससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो, मुझे काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं करनी, मैं यहाँ पे आऊँगा, ओपन वर्चुअल मशीन करूँगा, ठीक है, और इस तरह की मेरे पास ना ये आ रही होगी, ये जैसे देख रहे हो ये नेसस प्रो ये आ रहा है मेरे पास, दिखा देता हूँ जस्ट अ मिनट, काली लिनक्स 2020, ये देखो ये आ रही है, VMX फाइल आ रही होगी, मैं इसको ओपन कर लूँगा, ये डबल क्लिक किया, इस यहाँ पे मेरा पूरी डिट्टो वो मशीन आ जाएगी, ये देखो ये आ गई ये वाली, ठीक है, बात समझ आई। हाँ सर। तो अब मैं इसको पावर ऑन करूंगा ना, पूरी मशीन पहले से इंस्टॉल हुई मेरे पास आ जाएगी, मुझे इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी, ठीक है। मेरा उर्दू IT का जो लेक्चर था उसमें मैंने इंस्टॉलेशन करवाई थी, वो इसलिए करवाई थी कि लोगों को थोड़ा सा है ना लिनक्स का फ्लेवर मिल जाए कि भाई इस तरीके से इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, फलाना धमाका, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल काम था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन शुभ मैंने लाइव हाँ मगर एरर आ रहा है कुछ ऐसा, इसलिए बोल वो तुम एरर इंस्टॉलेशन के दौरान एरर आ रहा है, नहीं यूज करने का। तुम एरर का ना स्क्रीनशॉट लेके ज़रा ग्रुप में डालना, हम देखेंगे, ठीक है। हाँ काली लिनक्स 2020 पे ना रूट काम नहीं करता, तो उसके लिए एक कमांड आती है SU की ना, ठीक है, SU करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा अब मैं आप लोग को मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये काली लिनक्स 2020 है, मैं रैम इसकी थोड़ी बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे जो है ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी चाहिए, 4 GB कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, पावर ऑन। किसी के माइक का शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा पीछे मेरी काली लिनक्स चल रही है, सबको क्लियर नज़र आ रही है ना, ठीक है। अच्छा मैं अपने सिस्टम की भी स्पेक्स आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि जो मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह का मेरा थोड़ा सा सिस्टम है, 20 GB रैम है और ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि मेरा तो ये डेली का काम है तो मुझे कंपनी ने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास 8 GB रैम भी है ना तो मसला नहीं है, 4 GB रैम भी है तो मसला नहीं है, ठीक है। कोशिश ये करेंगे जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना स्मूथली काम होगा, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। और अच्छा अब जिसने रूट की बात की थी ना, ये देखो मैंने इस सिस्टम का जो है ना रूट निकाल लिया है, ठीक है, तो ये आप लोग भी निकाल सकते हैं, मैंने रूट से लॉगिन किया है, क्लियर है। अच्छा अब ये मैंने कैसे किया ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखें सिस्टम लिनक्स जो है ना, ठीक है, इसके लिए आपको लिनक्स की थोड़े बेसिक लवाजमात जो है ना वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था मैंने ये किया था pwt रूट करके कमांड, एक तो सूडो की कमांड होती है, ठीक है, और पासवर्ड चेंज करने की कमांड होती है पासवर्ड, ठीक है, यहाँ से जाके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है कि हाँ सेट रूट पासवर्ड से भी कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, देखें लिनक्स में ना रूट का अकाउंट निकालने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, पासवर्ड रूट। अब यहाँ से मैं रूट का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने रख दिया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली,
ठीक है। और थोड़ा सा ना लिनक्स को ना समझने की कोशिश करेंगे, भाई लिनक्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है। etc पासवर्ड फाइल क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपके सारे यूज़र्स आ रहे होते हैं, ग्रुप्स आ रहे होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और शेडो फाइल क्या होती है, cat/etc/shadow, ठीक है। ये सारे इसमें आपके पासवर्ड्स आते हैं इनक्रिप्ट हुए हुए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो तुमने ज़ुबैर तुमने ये ट्राई किया था जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पासवर्ड रूट, PASSWT रूट, फिर भी नहीं हुआ? सब करके देखा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसी तरीके से किया था। अच्छा तुम एक काम करना, ये जो उज़ैरुल्लाह कह रहे हैं ना सेट रूट पासवर्ड, ये भी ट्राई करके देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो तो फिर तुम बताना, टीम व्यूअर से देख लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये भी किया था, उसके बावजूद नहीं हुआ था। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसी तरीके से किया है, तुम ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो तुम मुझे बताना, ठीक है। वैसे भी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप SU से तो जा रहे हो ना, ठीक है। आप क्या करो, SU से रूट पे स्विच करो, फिर सिंपल पासवर्ड रूट ये करना है, ख़त्म बात, ठीक है। हो सकता है कि आप जब ये काम कर रहे हो तो आप सूडो ना यूज़ कर रहे हो, वर्जन का भी बग हो सकता है, बट मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि जुहेब कोई गलती शायद हो सकता है, ऐसी गलती कर रहा है, बाज़ औक़ात कोई इतनी छोटी गलती होती है पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो सेशन वैसे 10 मिनट में एंड होने वाला है। अच्छा एक और चीज़ आती है, सूडो apt इंस्टॉल टर्मिनेटर, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना। इससे होता क्या है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ना, आप जो है ना अपने पास, अभी ये देखें कैसा शेल आ रहा है, ठीक है। अब ये मैं अपने शेल को जो है ना स्प्लिट हॉरिजॉन्टली और नीचे आगे स्प्लिट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं nmap चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेट डिस्कवर चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और चला लूँ, मेरा शेल है, ठीक है। तो कोई भी लिनक्स की कमांड चला दूँ, ifconfig, ठीक है। ये मैंने ऐसे शेल अलग कर लिया, ठीक है। तो एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल काम हो रहे हैं, समझ आ रही है? मैं दोबारा बताइएगा सर, कमांड सर वो देखिए ये जो आ रहा है ना ipconfig, जब लिखा है bash command not found, हाँ ये तुम वो वही ये तुम्हारे पास कहाँ पे, तुम मेरी स्क्रीन में देख के कुछ बता रहे हो? देखिए बाएं साइड को जो bash command एरर दिखा रहा है ना, ये तो मैंने कमांड गलत लगाई है ना मेरे दोस्त। ये देखो ifconfig, अब आगे अब तो नहीं आया ना एरर, वो तो मैं जल्दी टाइप कर रहा था, समझ रहे हो, इसलिए वो, ठीक है। तो तुम देखो तुम्हारे पास कोई, तुम मुझे दिखा देना स्क्रीनशॉट, बता देंगे, ग्रुप में डाल देना, बहुत सारे कमांड बताइएगा दोबारा। अच्छा देखो कमांड पता है क्या है, ये है सिंपल, कॉपी पेस्ट करके मैं चैट बॉक्स में कोशिश कर रहा हूँ डाल दूँ, खैर छोड़ो देख लो, sudo apt इंस्टॉल टर्मिनेटर, ठीक है। लिनक्स पे कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो आप इस तरीके से करते हैं, उबंटू पे apt इंस्टॉल टर्मिनेटर, ये मैं कॉपी अगर हो गया और डन है, ठीक है। टर्मिनेटर बेसिकली एक यूटिलिटी है, वो इंस्टॉल कर लें इस तरीके से। देखें मेरा शेल कितना इजी हो गया, वरना अगर मैं यहाँ पे कर रहा होता तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती, मैं एक न्यू शेल खोलता, ठीक है। हम अपने काम को बेसिकली आसान बनाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे स्विच कर रहा होता है, ऐसे राइट लेफ्ट, तो बड़ी एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए भाई ये कर लें, ज़िंदगी आसान करें। अच्छा अब एक तो ये और चीज़ होगी, ये कर लीजिएगा आपने, और उसके बाद जो है डाउनलोड का समझ आ गया कि भाई जिसके पास नहीं है वो सिंपल VMware की इमेज कर लें यहाँ से, काली लिनक्स 64 बिट, ये रहा इसका लिंक, ठीक है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। और अच्छा एक और चीज़ कि ना अपनी लिनक्स को अपडेट भी कर लें, ठीक है। सूडो अपग्रेड, apt अपग्रेड, ये सब चला लीजिएगा, जो भी होते हैं बेसिक लवाजमात। अच्छा इसके बाद एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बाज़ औक़ात जो टूल्स यूज़ करता हूँ ना, ठीक है, जैसे nmap हो गया, वायशार्क हो गया, वो मैं अपने सिस्टम पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्लॉय कर देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मेरे सिस्टम पे ना मुझे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, मुझे हर दफ़ा जो है काली लिनक्स नहीं खोलनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो बाद में आपके पास वर्कलोड इतना होता है कि हाँ यार फलाना IP स्कैन करो, तो टक करके जाके nmap से खोल के हमने कर लिया, ठीक है। अब मेरी अपनी मशीन पे nmap भी डिप्लॉयड है, ठीक है। अब इसी मशीन पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नेसेस भी डिप्लॉयड है, ठीक है। हम नेसेस पे भी बात करेंगे, इसको भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे आप लोग थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे लग रहा है कि काफ़ी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है, तो हम जो है ना कोशिश ये करेंगे कि डायरेक्टली जो है ना पेन टेस्टिंग पे आएंगे,
उसमें हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, और क्लासेस 20 क्लासेस होने के बजाय 8 से 10 क्लासेस में हम फारिग हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर से किसी को कोई सवाल है? नेसेस का लिंक तुम्हें ज़ुहैब गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे जाके सिंपल लिखो यार। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, बहुत इजी है नेसेस डाउनलोड करना। मेरी उर्दू आईटी की उसमें भी मैंने रखा हुआ था। अल्लाह भला करे। देखो तुमने सिंपल क्या करना है, नेसेस डाउनलोड, ये देखो नेसेस tenable.com/डाउनलोड, ठीक है। इसमें नेसेस 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 डाउनलोड एंड इंस्टॉल, ये पहला वाला नेसेस मैनेजर, यहाँ पे मैं आ गया और बस यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। अच्छा, इसके लिए तुम्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जाके जो है ना, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पता नहीं कहाँ, मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा, वो जाके रजिस्टर करना। ईमेल डालोगे, ईमेल पे की आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। ये देखो, ये रहा गेट एक्टिवेशन कोड। इंस्टॉलेशन के बाद वो की लेके वहाँ पे डाल देना। बहुत आसान इंस्टॉलेशन है, बहुत आसान इंस्टॉलेशन है, ठीक है। विंडोज़ कर लेना, अपनी विंडोज़ मशीन पे ही कर लेना, ठीक हो गया। और कोई सवाल किसी को? हमारा सेशन 5 से 10 मिनट में एंड हो जाएगा, टाइम 40 मिनट्स ओवर होने वाले हैं। और कोई सवाल है किसी को? कोई भी चीज़ किसी को नहीं समझ आई वो बेधड़क पूछ ले। ये काली लिनक्स 2020 की जरूरी है या मेरे पास 2018 की है? यार देखो 2000, देखो आपके पास जब वर्जन अपडेट आते हैं ना, तो उसके अंदर फिक्सेस होते हैं, ठीक है। अब तुम पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, हम नया वर्जन यूज कर रहे हो, तुम बोल रहे हो सर मेरे पास ये चीज़ नहीं चल रही। पॉइंट समझ आया? सही है। तो बेहतर सही नहीं है कि नए वर्जन पे आ जाओ सारे, अच्छी बात है ना। तो बस ये सीन है। मेरे पास भी अक्सर होता है, जब तक मेरा काम निकल रहा होता है मैं नए वर्जन पे नहीं आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि टाइम चाहिए ना, डाउनलोड और ये वो फलाना धमाका, तो ये चीज़ है, ठीक है। और कोई सवाल किसी को? मेरा एक सवाल था कि हम लोग बेसिकली जो मशीन डिप्लॉय करेंगे, इनको बेसिकली हम लोग नेटवर्क कैसे होगा, वो इंटरनली मतलब ब्रिज रखेंगे या वो मैं थोड़ा सा कि बताता हूँ। देखो काली लिनक्स तो मैं अभी चला रहा हूँ ब्रिज पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ पे 3 से 4 VMs बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मेरा अभी जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मेरे पास जो है ना डिस्क स्पेस नहीं है। ये देखो 10 GB खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी डिस्क जो है ना बढ़वानी पड़ेगी। मेरे पास रखी हुई है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा जाके लगवाने का, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या कि ना, एक मैंने 2 मशीन्स मैंने बना दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये मशीन चल रही है, एक XP चल रही है, समझो ये तीनों मशीनें काली लिनक्स के साथ ब्रिज मोड पे हैं, ठीक है। फिर मैंने एक चौथी मशीन बनाई, उसको मैंने नेटवर्क, पता है क्या दिया, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। उसके मैं नेटवर्क अडॉप्टर पे आया, उसको मैंने जो है ना लैन सेगमेंट दे दिया, ठीक है। एक मैं लैन सेगमेंट बना लूँगा, उसको मैं कह दूंगा नेटवर्क 1, ठीक है। ऐड कर दिया, ओके ओके। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया नेटवर्क 1, ठीक है। अब इसी तरीके से, अब ये देखो ये एक प्राइवेट नेटवर्क पे आ गई, ठीक है। ये ब्रिज पे नहीं है। मैं कोई और एक मशीन पकड़ूंगा, उसमें एडिट करके आऊँगा, ठीक है। अभी मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझा। ये तो नेटवर्क अडॉप्टर ब्रिज मोड पे है, ठीक है। समझ लो ये इंटरनेट फेसिंग है। एक प्राइवेट फेसिंग मैं बना दूंगा, ऐड नेटवर्क अडॉप्टर मैंने किया। अब ये लैन सेगमेंट आके इसको भी मैंने लैन सेगमेंट नेटवर्क 1 कर दिया, समझ गए। इससे क्या हुआ, ये मशीन और ये वाली मशीन एक ही लैन सेगमेंट पे आ गई, ठीक है। अब काली लिनक्स जो मेरी होगी ना, वो यूबंटू तक तो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ब्रिज मोड भी चल रहा है, ठीक है। एक नेटवर्क ये आ रहा है ब्रिज मोड पे, क्योंकि ये भी ब्रिज मोड पे, ये भी ब्रिज मोड पे, ये काली लिनक्स यूबंटू को ब्रिज मोड पे एक्सेस कर लेगी। लेकिन ये जो पहली वाली काली लिनक्स आ रही है ना, इसको नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक प्राइवेट लैन सेगमेंट पे चल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उबंटू को हैक करेंगे और उबंटू से अपना रास्ता बनाएंगे काली लिनक्स की मशीन पे। बात समझ आ गई? अच्छा, ये नेटवर्क जो ऑप्शन आती है, ये भी सेम ही चीज है? नहीं, ये अलग है। लैन सेगमेंट वाली नेटवर्क, नेटिंग जो होती है ना, देखो नेट तो अलग है। नेट अलग है नहीं बिल्कुल। नेट, एक तो नेट आता है और एक नेटवर्क आता है ऑप्शन। देख मिनट देख लेता हूँ, तुम खोल लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। ये मैंने खोल दिया, ये नेट आ रहा है, ये होस्ट ओनली आ रहा है, कस्टम आ रहा है, ब्रिज आ रहा है, लैन सेगमेंट आ रहा अच्छा, है। उसमें इसमें वर्चुअल बॉक्स में दो आते हैं, नेट तो वो नेट होस्ट, का आता है। हाँ तो वो तुम देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि मैं वर्चुअल बॉक्स तो मैं इतना यूज़ करता नहीं हूँ। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा सबको ना कि VMware वर्क स्टेशन जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। और मेरा ख्याल है कि असद तुमने बनाई भी है ना इसकी वीडियो, असद ने बनाई हुई है, पता नहीं अभी लेक्चर में बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ।
मैंने VMware की हाँ तो वो शेयर कर लेना सबसे, कीज वगैरह जो भी होंगी उसकी, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग है स्टॉप, ये देख रहे हो मेरे साथ डिस्क स्पेस का यहाँ पे बड़ा मसला है, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हुई है, लेकिन खैर लेटेस्ट वर्जन गिटहब पे मिल रहा है अभी, लेटेस्ट वर्जन। बस ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या सीन है क्या नहीं है। फिर हमने बर्ब स्वीट पे भी काम करना है, हमने बहुत सारे टूल्स पे काम करना है, ठीक है। तो हम टू द पॉइंट जंप करेंगे। आज के लेक्चर के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है। मैंने सोचा था आधा घंटा करूँगा, आधा पौन घंटा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा जो है ना खासा डिस्टर्ब चल रहा है। तो कोई सवाल तो नहीं है फ़िलहाल किसी को? तो मेरा ख्याल है कि बस अब कोई सवाल तो नहीं है किसी को, ठीक है। सेशन में एंड करने लगा हूँ और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, ठीक है। कोई अगर वैसे सवालात हो तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कर सकते हैं, जिसमें हम एक लोग चीज सारे। मुझे पूछनी थी, हाँ ये जो पूछो। आपने एक मशीन जो है कालीनेक्स की अलग नेटवर्क पे रखी है, बाकी पूरा को फ्रिज मोड पे रखा है, बस यही किया ना आपने? हाँ तो ऐसे ही किया हुआ है बिल्कुल। वो इसलिए कि देखो हमने जो है ना थोड़ा सा बैंकिंग या जो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट होता है उसको सिमुलेट करना है ना। अब सारी मशीन मुझे डायरेक्टली रीचेबल होंगी तो मज़ा कहाँ है हैकिंग का। एक ऐसी मशीन हैक करनी है जो मुझ तक नहीं आ रही, इंटरनल नेटवर्क पे पड़ी हुई है। समझ आई बात? तो वो बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं उबंटू को हैक करूंगा, उबंटू से जो मशीन मुझे एक्सेसिबल नहीं है मैं फिर उस मशीन तक जाऊंगा। बात समझ आई? सही है, सही। मतलब ये तीन मशीन जो है आप समझ लें किसी इन्वायरमेंट की, आपने बाहर से आके हाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि मैं, हो सकता है मैं 4 से 5 मशीनें बनाऊँ, डिपेंड करता है कि जो है ना मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उस हिसाब से वो सब कुछ बनेगा। तो आज के लिए अच्छा जुहेब कह रहा है कि यार क्या सवाल हुआ था, यार कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ था, ठीक है। असद ने बस वो जो मैंने नेटवर्क का बताया था, ब्रिज मोड और लैन सेगमेंट, ठीक है, उस पर बात हो रही थी। वो हम प्रैक्टिकल लैब जब करेंगे तो उस वक्त भी देख लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई सवाल है या मैं लेक्चर एंड करूँ फिर? चलें यार, ठीक है, फिर इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में अगले वीक मुलाकात होती है, और टिल देन जो है ना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।